नमस्कार दोस्तों, मूनलाइट फाइनेंस में आपका स्वागत है। आज हम एसएमई आईपीओस के बारे में डिस्कशन करेंगे। एसएमई आईपीओस में इन्वेस्ट करने से पहले जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, इस वीडियो में वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसको भी हम रिजॉल्व कर देंगे। एसएमई आईपीओस थोड़े रिस्की होते हैं, तो इसलिए अच्छे से इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको पूरा एंड तक देखिएगा। इसके अलावा एक नया एसएमई आईपीओ आया हुआ है, कमिटेड कार्गो केयर आईपीओ। उसको भी हम रिव्यू करेंगे और ये चेक करेंगे कि इसमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। एसएमई आईपीओ में पार्टी जारी है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स बहुत सारा पैसा कमा पा रहे हैं। अभी हम बुल मार्केट में हैं। एसएमई आईपीओ बहुत हायर लेवल्स पे लिस्ट हो रहे हैं और बहुत तेजी से बढ़ भी रहे हैं। उसकी अगर जानकारी चाहते हैं तो हमने एक रिसेंटली वीडियो बनाया था जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो देख सकते हैं। अब क्या एसएमई आईपीओ आपके लिए हैं? अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं तो ही आप इसमें जंप कीजिए। अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं देन स्टे अवे। एक बार डिफरेंसेस समझ लेते हैं मेन बोर्ड आईपीओस में और एसएमई आईपीओस में। जो मेन बोर्ड आईपीओस होते हैं वो बीएसई या एनएसई में लिस्ट होते हैं। एसएमई आईपीओस जो हैं वो बीएसई का एक प्लेटफॉर्म है, बीएसई एसएमई, वहां पे लिस्ट होते हैं। और एक एनएसई का प्लेटफॉर्म है एसएमई के लिए, जिसको कहते हैं एनएसई इमर्ज। तो जो हमारे एसएमई आईपीओस हैं वो बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पे लिस्ट होते हैं या एनएसई इमर्ज पे लिस्ट। जो मेन बोर्ड आईपीओस हैं उसमें मिनिमम पोस्ट कैपिटल रिक्वायर्ड जो होता है वो 10 करोड़ का होता है, बल्कि थोड़ा ज्यादा ही जनरली रहता है। मोस्ट कंपनीज हम जो देखते हैं जो मेन बोर्ड आईपीओस लेके आती हैं, उसकी जो पोस्ट इश्यू कैपिटल होती है वो काफी ज्यादा होती है। एसएमई आईपीओस के लिए पोस्ट इश्यू कैपिटल 1 करोड़ से 25 करोड़ के बीच में होनी चाहिए। मेन बोर्ड आईपीओ के लिए मिनिमम नंबर ऑफ अलॉटीज आपके 1000 होने चाहिए। एसएमई आईपीओ के लिए मिनिमम नंबर ऑफ अलॉटीज सिर्फ 50 हो सकते हैं। मेन बोर्ड आईपीओ में मिनिमम एप्लीकेशन साइज आपने देखा होगा, अगर आप एक लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो 15,000 के अंदर अंदर आप उसको अप्लाई कर पाते हैं। लेकिन एसएमई आईपीओ में अगर आपको अप्लाई करना है एक लॉट के लिए तो कम से कम 1 लाख रुपए चाहिए। जनरली ये 1.25 लाख के आसपास की रेंज होती है जो आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है इन आईपीओ में अप्लाई करने। एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि पोस्ट एलोकेशन मेन बोर्ड आईपीओ में आप एक शेयर भी सेल कर पाते हैं, लेकिन एसएमई में ऐसा नहीं होता है। आपको एक लॉट में ही ट्रेड करना होगा। जैसे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको पता होगा कि एक लॉट में ही ट्रेड होता है। सिमिलरली एसएमई सेगमेंट में मान लीजिए आपका एक कंपनी है, एसएमई सेगमेंट में वो आईपीओ लेके आई। आईपीओ प्राइस था 50 रुपीज और उसने बोला कि मिनिमम लॉट साइज है 2,000 का। आपको मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड है 1 लाख रुपीज की। आपने अप्लाई कर दिया, आपको अलॉटमेंट मिल गई। थोड़े समय में मान लीजिए उसका प्राइस डबल हो गया, अब वो 100 रुपीज का हो गया है। और आपको ऐसा लगा कि यार 2,000 शेयर्स हैं तो इसमें से 1,000 सेल कर देता हूँ। तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। आपको एक लॉट ही बाय करना होगा या एक लॉट ही सेल करना होगा, जो भी आईपीओ के टाइम पे डिसाइड हो गया। तो इस केस में जो 2,000 का लॉट डिसाइड हो गया तो बाइंग एंड सेलिंग मिनिमम 2,000 के लॉट में ही होगी। जो रिजल्ट्स डिक्लेयर करने की रिक्वायरमेंट है एसएमईज के लिए थोड़ी सी रिलैक्स है। मेन बोर्ड आईपीओ लिस्टिंग के बाद उनको क्वार्टरली रिजल्ट्स डिक्लेयर करने होते हैं। एसएमई आईपीओ अगर लिस्टिंग के बाद उनको हाफ ईयरली रिजल्ट्स डिक्लेयर करने की रिक्वायरमेंट है। हालांकि वो क्वार्टरली भी डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली एसएमई कंपनीज अपना रिजल्ट हाफ ईयरली ही डिक्लेयर करते हैं। लिक्विडिटी मेन बोर्ड आईपीओ की काफी हाई रहती है, क्योंकि उसमें दो तीन फैक्टर्स हैं। देखिए, एक फैक्टर तो ये है कि एसएमई सेगमेंट में आईपीओ का साइज छोटा है। नंबर ऑफ अलॉटीज 50 भी हो सकते हैं, जनरली थोड़े ज्यादा होते हैं, बट मिनिमम रिक्वायरमेंट 50 की है। दूसरा डिफरेंस ये है कि आप एक लॉट में खेल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि 1 लाख 1.25 लाख का कैपिटल होना चाहिए किसी के पास उसको बाय करने के लिए। तीसरा ये है कि अगर बायर्स अवेलेबल नहीं है तो आप सेल ही नहीं कर पाते। तो ऐसा सिचुएशन कई बार ये आ जाती है कि आप, या ऐसा भी हो जाता है कि आप बाय करना चाहते हैं बट कोई सेलर अवेलेबल नहीं है। ऐसा भी कई बार हो जाएगा कि लोअर सर्किट या अपर सर्किट में स्टॉक अटक जाएगा। आप उसको फिर कुछ भी ट्रेडिंग उसमें नहीं कर पाते। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा बिफोर जंपिंग ऑन टू एसएमई। एसएमई प्लेटफॉर्म्स में वोलेटिलिटी हाई रहती है। स्टॉक्स बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं, बहुत तेजी से नीचे भी आ जाते हैं।
हमेशा ये ज्यादा रिस्की रहते हैं, रिवॉर्ड्स भी उसी तरह से शानदार रहते हैं। जनरली एसएमई कंपनीज की इंफॉर्मेशन कम अवेलेबल होती है, रिजल्ट्स भी 6 महीने में एक बार ही आते हैं। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, तो आप जैसे मेन बोर्ड आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं वैसे ही एसएमई आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो जीरोधा का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से खोल सकते हैं। जब एसएमई कंपनी बड़ी हो जाती है, मान लीजिए वो एनएससी इमर्ज प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड थी, तो उसको वहां से निकाल के एनएससी पे मूव कर दिया। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है। यूट्यूब इस तरह के एजुकेशनल वीडियोस को और लोगों तक पहुंचाता है। देखिए, एसएमई आईपीओस में बहुत रैंडमली लोग इन्वेस्ट कर देते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर एजुकेशन को स्प्रेड करना। तो आपके लाइक से ये संभव हो पाएगा, और यूट्यूब भी आपको इसी तरह के यूजफुल वीडियोस और दिखाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1998 में। ये एक थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर है जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कार्गो में स्पेशलाइज करती है और प्रोवाइड करती है आपको इंटीग्रेटेड सर्विसेज। तो मान लीजिए आपकी कंपनी चाइना से रॉ मटेरियल लेती है, कुछ मैन्युफैक्चर करती है और उसको यूरोप में सेल करती है, तो ये कंपनी आपको एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकती है लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में। तो ये कार्गो मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे आपको, ऑर्डर मैनेजमेंट, इंटरनेशनल फ्रेट मैनेजमेंट, कस्टम्स एंड क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट, हैवी एंड ओवर डायमेंशनल कार्गो मूवमेंट, हर तरह के सॉल्यूशन में आपको हेल्प कर देंगी। इनका कस्टमर बेस डिफरेंट सेक्टर से है, जैसे ऑटोमोटिव एंड हेवी इंजीनियरिंग, टेलीकॉम, फूड एंड एग्रो, एफएमसीजी, पेंट्स, हैंडीक्राफ्ट्स, ई कॉमर्स, गारमेंट्स, फार्मा एंड डेयरी। इनका जो हब है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, जयपुर, लुधियाना एंड आगरा। इनके पास काफी सारे वेंडर्स के साथ पार्टनरशिप्स और मेंबरशिप्स हैं। नंबर्स काफी स्ट्रांग लग रहे हैं। अगर आप 31 मार्च 2020 में देखें तो एसेट्स 25 करोड़ के थे, जो बढ़ते बढ़ते 31 मार्च 2023 में 40 करोड़ तक हो गए हैं। रेवेन्यू 84 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 122 करोड़ तक हो गई है। लेकिन इसमें नोट करने वाली बात यह है कि 31 मार्च 2022 में ये नंबर 146 करोड़ का था, जो घट के 31 मार्च 2023 में 122 करोड़ का हो गया है। तो रेवेन्यू में थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है लास्ट ईयर, बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का नंबर ग्रो ही हो रहा है, नेटवर्थ भी अच्छे से ग्रो हो रही है, रेवेन्यू सरप्लस भी ग्रो हो रही है। बोरोइंग्स जनरली एसएमईज में देखा गया है कि बहुत तेजी से ग्रो होती है, बट इस कंपनी में थोड़ा कंट्रोल्ड है, बहुत ज्यादा बोरोइंग्स नहीं है। कंपनी काफी छोटी है, मार्केट कैप 83.23 करोड़ का है, पी 10.94 का है, पोस्ट पी 12.84 का है, जो बहुत ही रीजनेबल लग रहा है, बहुत महंगा नहीं है। आरओई 18.48%, काफी अच्छा है। आरओसी 24.06%, ये भी काफी अच्छा नंबर है। तो नंबर्स काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। पीयर कंपैरिजन देखें तो भी पोजीशनिंग काफी अच्छे से हुई है। टोटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स का पी देखें तो 16.53 का है। टाइगर लॉजिस्टिक्स का देखें तो 18.85 का है। और कमिटेड कार्गो कंपनी अपना 10.94 के पी पे लिस्ट होना चाहती है, जो कि काफी रीजनेबल। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। 6 अक्टूबर को ओपन हो गया है, 10 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। प्राइस 77 रुपीज का है और मिनिमम लॉट साइज 1600 का है। सारा का सारा फ्रेश इशू है, कोई भी ओएफएस नहीं है, मतलब प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग्स को सेल नहीं कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लिस्टिंग होगी इसकी एनएससी इमर्ज प्लेटफॉर्म। अगर आप रिटेल सेगमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम 1600 शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगा 1,23,200 रुपए का। एचएनआई सेगमेंट में मिनिमम 3,200 शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगा 2,46,400 रुपए। ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू काफी सिंपल है, मीटिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। मैं चाह रहा था कंपनी कुछ डेट भी रिड्यूस करे, बट अभी के लिए ऑब्जेक्टिव्स यही हैं। बट कोई भी ओएफएस नहीं है, प्रमोटर की होल्डिंग 98% से गिर के 68.63% पे आ जाएगी, जो पोस्ट इशू भी काफी सब्सटैंशियल है। ग्रे मार्केट प्रीमियम करीब 20 रुपए का चल रहा है। इसका मतलब ये है लिस्टिंग पे 25% गेन एक्सपेक्टेड है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये नंबर बहुत तेजी से बढ़ता है और बहुत तेजी से कम भी हो जाता है। सब्सक्रिप्शन देखें तो रिटेल कोटा 3.94 टाइम्स ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो गया है,
और टोटल सब्सक्रिप्शन अगर देखें तो 2.36 टाइम्स ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। रिस्क की बात करें तो प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स के अगेंस्ट कुछ लिटिगेशंस हैं। हमने ये देखा है कि लिटिगेशंस में बहुत पैसा खर्च हो जाता है, और अगर वर्डिक्ट कंपनी के अगेंस्ट आता है तो कंपनी को रेपुटेशन लॉस भी हो सकता है, क्योंकि कंपनी मल्टीपल देशों में काम करती है। जैसे हमने एग्जांपल लिया, अगर आप चाइना से रॉ मटेरियल मंगाते हैं, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और यूरोप में सेल करते हैं, तो कंपनी को डिफरेंट कंट्रीज के लॉज, डिफरेंट कंपनीज की रेगुलेटरी और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना होता है, फॉलो करना होता है। इनपुट कॉस्ट चेंज होती रहती है, कंटेनर कॉस्ट चेंज होती रहती है। हमने देखा कोविड के टाइम्स में कंटेनर की कॉस्ट काफी बढ़ गई थी, और लेटली देखा है कि कंटेनर्स की कॉस्ट काफी कम भी हो गई। तो इस तरह के चैलेंजेस रहते हैं कंपनी के पास। कंपनी हेजार्डियस गुड्स को भी ट्रांसपोर्ट करती है, तो अगर कोई एक्सीडेंट होता है, कोई ब्लास्ट होता है, तो कंपनी के ऊपर लिटिगेशन आ सकता है, कंपनी का नुकसान हो सकता है। कंपनी कुछ टाइम बेस्ड कार्गो को भी सप्लाई करती है। मान लीजिए डेस्टिनेशन पे कोई फेस्टिवल है और उससे पहले ही कार्गो को पहुंचाना है, लेकिन अगर कंपनी की तरफ से प्रोजेक्ट डिले हो जाता है और क्लाइंट ये कह देता है कि यार अब तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है, आपने डिले कर दिया, अब मैं इसको कैसे सेल करूंगा, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो फिर ये कंपनी के लिए लॉस हो सकता है, कंपनी के लिए लिटिगेशन और आ सकती है। हम जो भी डिस्कशन कर रहे हैं वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहते हैं तो ये याद रखिएगा कि ये बहुत हाई रिस्क रहते हैं। अपना ड्यू डिलिजेंस करके, अपने एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कोई भी डिसीजन लीजिएगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। कंप्लीटली फ्रेश इशू है, कोई भी ओएफएस नहीं है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स हैं। सिर्फ एक एस्पेक्ट खराब है जिसमें रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ था 16.22% फ्रॉम मार्च 22 टू मार्च 23। अदरवाइज नंबर्स काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। फुली प्राइस्ड है, रीजनेबल वैल्यूएशंस हैं, वैल्यूएशन ज्यादा महंगी नहीं है, छोटी कंपनी है, हाई रिस्क है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है इस इंडस्ट्री में। जीएमपी डेटा, सब्सक्रिप्शन डेटा अभी तक बहुत अच्छा नजर आ रहा है। मैं इसको, सब्सक्रिप्शन डेटा को और जीएमपी डेटा को ट्रैक करने वाला हूँ लास्ट डेट तक, उसके बाद ही कोई डिसीजन लूंगा। आपका क्या व्यू है, कमेंट में लिख के बताइए। हैप्पी इन्वेस्टिंग, सी यू इन द नेक्स्ट।